वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। तो आज हम नवी जमात का सबक नंबर 2 पोस की रात का पार्ट 1 करेंगे। इस सबक में हम सबक ख्वानी के साथ साथ मानी भी समझाएंगे आपको। इससे पहले मेरे कई वीडियोस अपलोड हैं जिनमें तारीख, जुग्राफिया, सियासियात, अंग्रेज़ी के सभी सवाल जवाब अपलोड हैं, उर्दू के भी, और नवी जमात के उर्दू के भी सभी सवाल जवाब अपलोड हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबक नंबर 2 उर्दू का है, पोस की रात। ये एक अफसाना है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। तो चलिए पहली बात में हम देखते हैं। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का एक मशहूर शेर है, जिस खेत से दहकां को मैसर नहीं रोज़ी, जिस खेत से दहकां को मैसर नहीं रोज़ी, उस खेत के हर गोशे गुंदम को जला दो। हमारे मुल्क में तकरीबन 7 लाख देहात हैं। इन देहातों में ज़्यादातर किसान रहते हैं, मगर ये निहायत अफसोसनाक बात है कि सबके लिए अनाज उगाने वाला किसान अक्सर खुद मुफलिसी और कसमसरी के ज़िंदगी गुजारता है। इसीलिए अल्लामा इकबाल अपने इस शेर में कहते हैं कि जिस खेत से किसान को रोज़ी न मिले उस खेत को आग लगा देना चाहिए। कहानी पोस की रात भी एक किसान की मुफलिसी और मजबूरी की अबरतनाक तस्वीर पेश करती है। साथ ही इस कहानी में पसमानदा तबके की ज़िंदगी के मसाइल को मौजू बनाया गया है। ये कहानी आज़ादी से पहले लिखी गई थी, मगर आज़ादी के 7 दहाइयों के बाद आज भी किसानों की हालत ज़ार में कोई फ़र्क नहीं आया। उस ज़माने में वो महाजनों से कर्ज लेते थे और उनकी सारी उम्र कर्ज चुकाने में गुजर जाती थी। आज वो बैंकों से कर्ज लेते हैं और उस कर्ज को अदा करते करते बूढ़े हो जाते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा ही होगा कि बाज़ औकात वो कर्ज अदा ना कर पाने के खौफ से अपनी जान तक दे देते हैं। जान पहचान में हम देखेंगे, प्रेमचंद को मुतफ़िका तौर पर उर्दू और हिंदी का पहला अफसाना निगार तस्लीम किया जाता है। वो बनारस के करीब एक गांव लुम्ही पांडेपुर में 31 जुलाई 1980 को पैदा हुए। उनका असली नाम धनपत राय था। अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने नवाब राय के नाम से किया। फिर वो प्रेमचंद के कलमी नाम से लिखने लगे और उसी नाम से मशहूर हो गए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने लालपुर गांव में हासिल की। सानवी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो स्कूल अपने सरकारी मुलाजिम हो गए। शुरू में तदरीसी के फ़राइज़ अंजाम दिए। उन्हें बचपन ही से लिखने का शौक़ था। 1904 में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेज़ हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी। प्रेमचंद ने 300 से ज़ायद अफसाने और 12 नावल लिखे हैं, जिनमें गऊदान, गबन, मैदान अमल, बाज़ार हुस्न अहम हैं। उनके अफसानों का एक एक लफ्ज़ इंसानी दर्दमंदी के जज्बे से सरशार नज़र आता है। वो 8 अक्टूबर 1936 को बनारस में इस दारफ़ानी से कूच कर गए। चलिए अफसाना के बारे में हम मालूमात करते हैं। उर्दू के बयानिया इज़ाफ़ में सबसे ज़्यादा मकबूलियत अफसाने को मिली। अफसाने के ज़रिए फ़र्द की ज़िंदगी के किसी एक पहलू, किसी एक नफ्सियाती या जज्बाती कैफियत या किसी एक तजुर्बे को बयान किया जाता है। अफसाने की कोई क़तई तारीफ़ मुमकिन नहीं है। उसकी मुतादिद तारीफ़ें की गई हैं। मसलन अफसाना किसी एक वाक़ये का बयान होता है जिसमें इब्तिदा, फिर वसत और अंजाम हो। अफसाने में वाक़यात का बयान, किरदारों के गुफ्तगू और मंजर व माहौल के पेशकश बहुत नपी तुली और तासीर से भरपूर होनी चाहिए। अफसाने के फ़न में प्लॉट, किरदार, ज़मा व मकान, मरकज़ी ख़याल और इसलोब की ख़ास अहमियत है। तो चलिए हम यहाँ अफसाने को पढ़ के देखते हैं। हल्को ने आकर अपनी बीवी से कहा, शहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गर्दन तो छूटे। मुन्नी बहू झाड़ू लगा रही थी, पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, उसे भी दे दोगे तो कम्बल कहाँ से आएगा? माघ पोस की रात खेत में कैसे कटेगी? उससे कह दो कि फसल पर रुपए दे देंगे, अभी नहीं है। हल्कू ने थोड़ी देर तक चुप खड़ा रहा और अपने दिल में सोचता रहा, पोस सर पर आ गया है, बगैर कंबल के रात वो किस तरह काटेगा।
खेत भी नहीं सो सकता मगर शहना मानेगा नहीं, वो खुड़कियाँ देगा। खुड़कियाँ देना यानी झपलाता है ना, झपलाना, गालियाँ बकेगा। बला से जाड़े में मरेंगे, ये बला तो सर से टलेगी। ये सोचता हुआ वो बीवी के पास गया और खुशामद के लहजे में बोला, ला दे दे, गर्दन तो किसी तरह से बचेगी, कंबल के लिए कोई दूसरी तदबीर सोचूंगा। मुन्नी आंखें टेढ़ी करके बोली, कर चुके दूसरी तदबीर, जरा सुनो तो कौन सी तदबीर करोगे? कौन कंबल खैरात में दे देगा? न जाने कितना रुपया बाकी है जो किसी तरह अदा ही नहीं होता। मैं कहती हूँ तुम खेती क्यों नहीं छोड़ देते? मर मर के काम करो, पैदावार हो तो उससे बाकी अदा करो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। ऐसी खेती से बाज आए। मैं रुपए न दूंगी। हल्कू रंजीदा होकर बोला, तो क्या गालियां खाऊं? मुन्नी ने कहा, गालियां क्यों देगा, क्या उसका राज है? मगर ये कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौवें ढीली पड़ गई। ढीली पड़ने यानी उसका गुस्सा ठंडा हो गया। उसने ताक पर से पैसे उठाए और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम अब खेती छोड़ दो, मजदूरी में सुख से एक रोटी तो चैन से खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो ना रहेगी। हल्कू ने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला गया। मालूम होता था कि वो अपना कलेजा निकाल कर देने जा रहा है। कलेजा निकाल कर देना यानी जो बहुत अपनी पसंद की चीज को ना चाहते हुए भी किसी को देना। उसने एक एक पैसा काट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकलने जा रहे थे। पोस की अंधेरी रात, आसमान पर तारे भी टुटरे हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ओक यानी गन्ने की पत्तियों को एक छतरी की नीचे बांस के खटोले पर पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े हुए, गाढ़े की चादर यानी मोटे कपड़े की होती है ना, वो ओढ़े हुए कांप रहा था। खटोले के नीचे उसकी साथी कुत्ता जबरा जो है वो पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कू कर रहा था। दोनों में से एक को भी नींद ना आती थी। हल्कू ने घुटनों को गर्दन में चिपटाते हुए कहा, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहा तो था घर में प्याल पर लेट जाओ। प्याल यानी पुआल होता है ना, जो घास फूस की बिस्तर, उसी को प्याल कहा जा रहा है। तो यहाँ क्या लेने आया था? अब खाओ सर्दी। मैं क्या करूं? जानते थे कि मैं हलवा पूरी खाने जा रहा हूं। दौड़ते हुए आगे आगे चले आए। अब रो अपनी नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और एक अंगड़ाई लेकर चुप हो गया। शायद वह समझ गया था कि उसकी कूकू की आवाज से उसके मालिक को नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा को ठंडी पीठ सहलाते हुए कहा, कल से मेरे साथ ना आना, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। ये पछुआ हवा न जाने कहाँ से बर्फ लिए आ रही है। पछुआ हवा यानी जो मगरिब के सिंध से आने वाली हवा को कहा जाता है। उठो फिर एक चिल्लम भरो, किस तरह रात तो कटे। हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिल्लम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिल्लम पीते पीते कहा, पिएगा चिल्लम? जाड़ा तो क्या जाता है, हाँ जरा मन बहल जाता है। जबरा ने अगले पंजे उसके घुटनों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया। हल्कू को इसकी सांस गर्म लगी। चिल्लम पीकर हल्कू फिर लेटा और ये तय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो अब की सो जाऊंगा। लेकिन एक लम्हे में उसका कलेजा कांपने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट। जाड़ा किसी भूत की मानिंद उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह रहा न गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सर को थपथपाकर उसे अपनी गोद में सुला लिया। उसको कुत्ते से बिल्कुल नफरत न थी। ऐसी अनोखी दोस्ती ने उसकी रूह के सब दरवाजे खोल दिए थे और उसका एक एक जर्रा हकीकी रोशनी से मुनव्वर हो गया था। उसी असना में जबरा ने किसी जानवर की आहट सुनी। उसके मालिक के इस खालिस रूहानियत ने उसके दिल में एक नई ताकत पैदा कर दी थी, जो हवा के ठंडे झोंकों को भी ना चीज समझ रही थी। वो झपट कर उठा और छप्पड़ से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार पुचकार कर बुलाया, वो उसके पास ना आया। खेत में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक लम्हे के लिए आ भी जाता तो फौरन ही फिर दौड़ता। फर्ज की अदायगी ने उसे बेचैन कर रखा था। एक घंटा गुजर गया। सर्दी बढ़ने लगी। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सर को छुपा लिया। फिर भी सर्दी कम न हुई। ऐसा मालूम होता था कि सारा खून मुंजमद हो गया। उसने उठकर आसमान की जानिब देखा। अभी कितनी रात बाकी है?
सितारे अभी अपना निस्फ दौरा भी खत्म नहीं कर पाए थे, यानी आधा दौरा भी वो खत्म नहीं कर पाए थे। जब वो ऊपर आ जाएंगे तो कहीं सवेरा होगा। हल्कू के खेत से थोड़ी दूर के फासले पर एक बाग था। पतझड़ शुरू हो गया था। बाग में पत्तों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा कि चलकर पत्तियां बटोरूं और उसको जलाकर खूब तापूं। रात को कोई पत्तियां बटोरते देखे तो समझेगा कोई भूत है। कोई जाने कोई जानवर ही छुपा बैठा हो, मगर अब तो बैठे नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर पौधे उखाड़े और उसका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपले लिए बाग की तरफ चला। जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब तो नहीं रहा जाता जबरा, चलो बाग में पत्तियां बटोर कर तापें। टाटे हो जाएंगे, टाटे हो जाना यानी बहुत ठंडे बर्फ हो जाएंगे, तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो रात बहुत है। जबरा ने कूकू करते हुए अपने मालिक की राय से इत्तेफाक किया और आगे आगे बाग की जानिब चला। बाग में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। दरख्तों से शबनम की बूंदें टप टप टपक रही थी। यकायक झोंका मेहंदी का फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने कहा, कैसी अच्छी महक आई जबरा, तुम्हारी नाक में भी कुछ खुशबू आ रही है। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी, वो उसे चुचोड़ रहा था। हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। थोड़ी देर में पत्तियों का एक ढेर लग गया। हाथ ठिठुरते हुए थे, नंगे पांव गले जाते थे और वो पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वो सर्दी को जलाकर खाक कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाले दरख्त की पत्तियों को छूकर भागने लगी। इसी हिलती हुई रोशनी में बाग के आलीशान दरख्त ऐसे मालूम होते थे जैसे वो इस ला इंतहा अंधेरे को अपनी गर्दन पर संभाले हों। तारीकी के इस अथाह समंदर में रोशनी एक नाव की मानिंद होती थी। हल्कू आगे के सामने बैठा आग ताप रहा था। 1 मिनट में उसने अपनी चादर बगल में दबाई और दोनों पांव फैला दिए। गोया वो सर्दी को ललकार कर कह रहा था, तेरे जी में जो आए कर। सर्दी के इस बेबाया ताकत पर फतेह पाकर वो खुशी की छुपा न सकता था। उसने जबरा से कहा, क्यों जबरे, अब तो ठंड नहीं लग रही। जबरा ने कू करके गोया कहा, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी, पहले ये तदबीर नहीं सूझी तो इतनी ठंड क्यों खाते। जबरा ने दुम हिलाई। अच्छा आओ, इस अलाव को कूद कर पार करें, देखे कौन निकल जाता है। अगर जल गए तो बच्चा तो मैं दवा नहीं कराऊंगा। तो जबरा ने खौफ ज़दा निगाहों से अलाव की तरफ देखा। मुन्नी से कल ना कह देना वरना लड़ाई करेगी। ये कहता हुआ वो उछला और इस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा सी लपट लगी पर कोई बात नहीं थी। जबरा अलाव के गिर घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्कू ने कहा, चलो चलो, इसके नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। वो फिर कूदा और अलाव के इस पार आ गया। पत्तियां जल चुकी थी। बागीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे अभी कुछ आग बाकी थी जो हवा के झोंका आने पर जरा जाग उठती थी, पर एक लम्हे में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्कू ने फिर चादर ओढ़ ली और गरम राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके जिस्म में गर्मी आ गई थी, पर जूं जूं सर्दी बढ़ती जाती थी उसे सुस्ती दबाए लेती थी। दफतन जबरा जोर से भौंक कर खेत की तरफ भागा। हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक गोल उसके खेत में आ गया है। शायद नील गायों का था। उनके कूदने और दौड़ने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उसने दिल्ली में कहा, नहीं, जबरा के होते हुए कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता, नोच ही डालेगा। मुझे वहम हो रहा है, अब तो कुछ सुनाई नहीं देता। मुझे भी कैसा धोखा हुआ। इसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास ना आया। जानवरों के चरने की आवाज चरचर सुनाई देने लगी। हल्कू अब अपने को फरेब ना दे सका, मगर उसे उस वक्त अपनी जगह से हिलना जहर मालूम होता था। जहर मालूम होना यानी बहुत मुश्किल लग रहा था, बुरा लग रहा था। कैसा गरमाया हुआ मजे से बैठा था। इस जाड़े पाले खेत में जाना, जानवर को भगाना, उसका पीछा करना उसे पहाड़ मालूम हो रहा था, यानी बहुत मुश्किल मालूम हो रहा था। वो अपनी जगह से ना हिला। बैठे बैठे जानवरों को भगाने के लिए चिल्लाने लगा, हलो हलो, हो हा हा, इस तरह की आवाजें कर रहा था। मगर जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है, मगर ये जालिम जानवर उसका सत्यानाश किए डाले हैं।
हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, फिर यकायक हवा का एक ऐसा ठंडा छुपने वाला बिच्छू की ढंग सा झोंका लगा कि फिर बुझते हुए अलाव के पास आ बैठा और राख को कुरेद कर अपने ठंडे जिस्म को गरमाने लगा। जबरा अपना गला फाड़े डालता था, नील गाय खेत का सफाया किए डालती थी और हल्कू गरम राख के पास खामोश बैठा था। अब सर्दी ने उसे चारों तरफ से रस्सी की तरह जकड़ रखा था। इसी राख के पास जमीन पर वो चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी आंख खुली तो देखा चारों तरफ धूप फैल गई थी और मुन्नी खड़ी कह रही थी, तुम कहाँ आकर मर गए, इधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर कहा, क्या तुम खेत से होकर आ रही हो? मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया है। भला ऐसा भी कोई सोता है? तुम्हारे यहाँ मुंडिया डालने से क्या फायदा? मुंडिया यानी एक छोटा छप्पड़ होता है ना, जो डाला जाता है, वो। हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा, तुझे अपने खेत की पड़ी है। पेट में ऐसा दर्द उठा था कि मैं ही जानता हूँ। दोनों पर फिर खेत के डांडे पर आ गए, यानी खेत के किनारे पर। देखा खेत में एक पौधे का नाम तक नहीं। जबरा मुंडिया के नीचे चित पड़ा है, गोया बदन में जान ही नहीं है। दोनों खेत के तरफ देख रहे थे। मुन्नी के चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। उसने फिक्रमंद होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी देनी पड़ेगी। मैं इस खेत का लगान न दूंगी। कह देती हूँ कि जीने के लिए खेती करते हैं, मरने के लिए नहीं। जबरा अभी तक सोया हुआ है, इतना तो कभी ना सोता था। आज जाकर शहना से कह दो, खेत जानवर चर गए, हम एक पैसा ना देंगे। रात बड़ी गजब की सर्दी थी। मैं क्या कहती हूँ, तुम क्या सुनते हो? तो गाली खाने की बात कह रही है। शहना को इस बातों से क्या मतलब? तुम्हारा खेत चाहे जानवरों ने खाया हो, चाहे आग लग जाए, चाहे ओले पड़ जाए, उसे तो अपनी माल गुजारी चाहिए। तो छोड़ दो खेती, मैं ऐसी खेती से बाज आई। हल्कू ने मायूसाना अंदाज से कहा, जी में तो मेरे भी यही आता है कि खेती बाड़ी छोड़ दूं। मुन्नी, तुझसे सच कहता हूँ, मगर मजूरी का ख्याल करता हूँ तो जी घबरा उठता है। किसान का बेटा होकर अब मजूरी ना करूंगा, चाहे कितनी ही दुर्गत हो जाए। दुर्गत होना यानी हालत से बेहालत हो जाऊं, पर खेती का काम ना बिगाड़ूंगा। वो ये वादा करता है, लेकिन किसानों की तो यही हालत रही। वो इसी तरह से अपनी जिंदगी गुजारते हैं, जो कि कमाना और गंवाने के बराबर है। चलिए मानी व इशारात देख लेते हैं। शहना, लगान वसूल करने वाला। घुड़कियां देना यानी झिड़कना डांटना। गर्दन बचना यानी मुसीबत टलना। भवें ढीली पड़ना यानी गुस्सा खत्म होना। पछुआ यानी मगरिब की सिमत से चलने वाली हवा। कलेजा निकाल कर देना, अपनी बहुत प्यारी चीज को किसी को मजबूरन देना। ओक यानी गन्ना। प्याल यानी घास फूस का बिस्तर। कलेजा कांपना यानी कपकपी छूटना। टांटे हो जाना यानी जिसमें थोड़ी ताकत आना। बेपाया, बहुत ज्यादा, जहर मालूम होना, बुरा लगना, नागवार होना। पहाड़ मालूम होना, बहुत मुश्किल महसूस होना। मुंडिया, छोटा मंडप, डांडा, किनारा। दुर्गत, बुरी हालत। गाढ़े की चादर, मोटे कपड़े की चादर। तो यहाँ पर बच्चों हमने सबक का मुताला कर लिया और उसके मानी व इशारात दे दिए। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 खत्म होता है। तो अब हम करेंगे पार्ट 2, जिसमें हम सभी सवाल के जवाब मुकम्मल करेंगे। लेसन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए, ताकि उन्हें भी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन काम करने में आसानी हो और कामयाबी मिले। तो बच्चों यहाँ पर हम जो भी आपको अगर डाउट हो तो मुझसे आप मेरे चैनल पे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।